चलो हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बेसिक कंसेप्ट और रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, उसके कंसेप्ट्स, उसके रिजल्ट्स अच्छे से समझे थे। कुछ रिजल्ट हमने निकाल के भी देखे थे। अब जितना भी कंसेप्ट हमने समझा है रिफ्रैक्शन का, वो हमें अप्लाई करके देखना है प्लेन सरफेस के लिए पहले, उसके बाद हम आगे कर्व सरफेस पे जाएंगे। तो ये लेक्चर नंबर 4 में पहला हमारा काम है, जितना हमने लेक्चर नंबर 3 में कंसेप्ट सीखा है रिफ्रैक्शन का, उसको इसमें अप्लाई करने का। ओके, अब इसमें हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, फुल स्टॉप, वाटर ब्रैकेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू इज poured into it up to height h. Where should an object be placed so that its image is formed on itself? चलिए पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हमें वाटर इसके अंदर h हाइट तक भरा हुआ है, कॉनकेव मिरर है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन तो है कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन आपका प्लेन सरफेस से होगा। अब हमें ये चीज़ अच्छे से समझनी है इस केस में। रिफ्रैक्शन के बाद जब कॉनकेव मिरर पे रे फॉल करेगी, तो वो रे कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने पाथ को रिट्रेस करे। चलिए, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं पे होगा। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये डिस्टेंस सी तक की सरफेस से क्या हो जाएगा, आर माइनस एच, ये डिस्टेंस हो गई। अब हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट से रिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे। ऑब्जेक्ट हमने सी के नीचे लिया, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो रे आती हुई हमें दिखनी चाहिए वो सी से दिखनी चाहिए, जिससे कि नॉर्मली फॉल करे कर्व्ड सरफेस के ऊपर, तो अपने पाथ को वापस रिट्रेस करना शुरू कर दे। तो अपने पाथ को रिट्रेस कराने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखनी चाहिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसका मतलब ये है, रिफ्रैक्शन जब यहाँ पे होगा प्लेन सरफेस से ऑब्जेक्ट का, तो इमेज ऑब्जेक्ट की कहाँ बननी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहाँ बननी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और हमें ऑब्जेक्ट की ही हाइट निकालनी है। ये हमें मान लेते हैं ए दिया हुआ है। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन जब होता है, ऑब्जेक्ट हमारा एयर में होता है, तो इमेज ए आई इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू ए ओ। ए आई इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू ए ओ। चलिए, तो इसमें ए आई ये तय है कितना होगा, आर माइनस एच, और ये म्यू ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर माइनस एच अपान म्यू। हमें यही निकालना था कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करें, जिससे कि इमेज फिर से फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन जाए। फाइनल इमेज हमारी ओ को
कोइंसाइड करनी चाहिए। फाइनल इमेज हमने आई डैश लिख दी। फिर मैं बता दूं, इसमें ये केस हमारा रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन का कॉम्बिनेशन है। पहले रिफ्रैक्शन होगा प्लेन सरफेस से, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो रे आती हुई मिलेगी, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो वो रे आती हुई हमें कहाँ से दिखाई देनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जिससे कि वो कॉनकेव मिरर के ऊपर नॉर्मली फॉल करे। जब नॉर्मली फॉल करेगी तो फिर वापस अपने पाथ पे रिट्रेस करते हुए चली जाएगी। रिट्रेस करते हुए यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद जितने एंगल से ये अंदर की तरफ एंटर की उतने एंगल पे फिर वापस चली जाएगी। तो आपका ओरिजिनल लोकेशन जो ऑब्जेक्ट के, उसी के ऊपर फाइनल इमेज बन जाएगी। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ए पोल ऑफ लेंथ 1 मीटर स्टैंड्स हाफ डिप्ड इन स्विमिंग पूल विद वाटर लेवल 50 सेंटीमीटर हायर देन द बेड। फुल स्टॉप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, मतलब 4/3, एंड सनलाइट इज कमिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। Full stop. Find the length of shadow of the pole on the bed. ओके चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। 15 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें ये दिया हुआ है, एक पोल है 1 मीटर लेंथ का। ये हमें स्विमिंग पूल दिया हुआ है जिसमें 50 सेंटीमीटर हाइट तक, जिसमें 50 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर भरा हुआ है और एक पोल दिया हुआ है। इसमें पोल की टोटल लेंथ हमें जो दी हुई है वो 1 मीटर है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये ऊपर वाला एंड ए जो सरफेस पे बी और बॉटम वाला सी लिख देते हैं। अब हमको ये बोला गया है कि सनलाइट 45 डिग्री पे आते हैं। ठीक है, सन रेज ऐसे आ रहे हैं। अब इसमें ये बताना है कि बॉटम पे, स्विमिंग पूल के बॉटम पे जो शैडो बनेगी उसकी टोटल लेंथ क्या होगी। शैडो का मतलब होता है जहाँ पे लाइट रे नहीं जाती। इमेज का मतलब होता है जहाँ पे लाइट रे एक्चुअल में जाती है या जहाँ से आती हुई दिखाई देती है। तो देखिए, जो ए वाले पोजीशन को टच करते हुए लाइट रे जो आएगी, जो ए वाले पोजीशन को लाइट रे टच करते हुए आएगी, वो जहाँ कहीं पे भी मिलेगी उसी के बीच में पूरी शैडो आएगी। मतलब ये है, चलो इसको हम डी लिख देते हैं, और ये एंगल हमें दिया हुआ है 45, और ये एंगल हम मान लेते हैं आर, और इसको नॉर्मल को नीचे ले लेते हैं डी ई। अब देखिए, ए बी हमें 50 दिया है, इसको हम चलो एफ लिख देते हैं, और ये 45 है, ये 45 है, ये भी 45 है। तो इसमें साइड आपकी दोनों के दोनों, साइड आपकी दोनों ए बी और एफ बी बराबर होंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफ बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी। एफ बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, और यही होगा आपका सी ई। तो पूरी शैडो आपकी सी से शुरू होगी, डी तक जाएगी। तो सी ई तो अपने को पता चल गया। अब अपने को खाली निकालने को रह गया है ई डी। तो ई डी निकालने के लिए हमको एफ ई मालूम है 50 सेंटीमीटर, मतलब आर निकालना पड़ेगा। आर निकालने के लिए हम एफ पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। एयर से लाइट रे आ रही है, मतलब 1 sin 45 इक्वल टू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
दिया हुआ है 1.33, मतलब चलो 4/3 लिख देते हैं, इंटू साइन आर। साइन आर की वैल्यू आ गई 3/4√2। अब साइन आर हमें पता चल गया है, तो साइन आर पता होने के बाद हम लोग टेन आर भी निकाल सकते हैं। टेन आर इक्वल टू क्या होगा इस ट्रायंगल में, ई डी डिवाइडेड बाय एफ ई। तो ई डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ई टेन आर। एफ ई कितना हुआ है 50 सेंटीमीटर। टेन आर की वैल्यू हमने साइन आर निकाला हुआ है, ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद इस तरीके से देखो, ये हमने आर लिया और ये 3 लिया, ये 4√2 लिया, और यहाँ से हम टेन आर निकाल लेंगे, रख देंगे तो ईडी आ जाएगी। अब टोटल जो शेडो की लेंथ है वो यहाँ से लाइट ब्लॉक होगी और कहाँ तक ब्लॉक रहेगी, डी वाले पॉइंट। तो टोटल शेडो लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ शेडो क्या होगा, सी ई प्लस ई डी। सी ई हमको 50 सेंटीमीटर, ई डी आपका 50 इंटू टेन आर। टेन आर की वैल्यू अपने रख देंगे, तो ये फाइनल हमें शेडो की लेंथ मिल जाएगी। इसमें एक बात आपको बहुत अच्छे से समझना है, वो ये बात ये है कि जहाँ पे लाइट रेज मिलती हैं या जहाँ से आती हुई दिखाई देते हैं वो बात होती है इमेज की, और जहाँ पे लाइट रे बिल्कुल नहीं जाती है वहाँ पे बात होती है शैडो की। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपने 16 वाला करते हैं। जो क्वेश्चन क्या है, ए स्मॉल पीस ऑफ वुड इज फ्लोटिंग ऑन ए सरफेस ऑफ 2.5 मीटर डीप लेक, फुल स्टॉप। Where does the shadow form on the bottom when sun is just setting? And refractive index water is 4/3. Okay. ये वाटर का सरफेस है, यहाँ पे कोई छोटी सी डिस्क है। अब आप ध्यान दीजिए, जब सन सेट करता है, सूर्य डूब रहा होता है, तो लाइट रेज बिल्कुल पैरेलल होते हैं अर्थ सरफेस के, मतलब नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे आएंगी, 90 डिग्री एंगल पे आएंगी। जब यहाँ से 90 डिग्री एंगल पे आएंगी तो यहाँ पे आपका जो भी एंगल है वो आसानी से हम निकाल लेंगे, मान लेते हैं चलो ये एंगल आर है, और इस नॉर्मल को भी हम नीचे तक ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन थी, ये जस्ट नीचे वाली पोजीशन है, और ये हमें रिफ्रैक्शन के बाद ए वाले पॉइंट तक इमेज मिलेगी, ए वाले पॉइंट पे जाके इमेज मिलेगी। मतलब ये है कि अगर हम शैडो की बात करेंगे, तो शैडो की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जहाँ लाइट ना जाए,
तो बीच में ऐसा पार्ट आएगा। तो चलिए, तो हमें जो शैडो मिलेगी, शैडो के लिए हमें ए वाले पॉइंट की लोकेशन निकाल देनी है, और ये डेप्थ हमें दी हुई है, ये डेप्थ हमें दी हुई है। डेप्थ कितनी दी हुई है? 2.5 मीटर। आर निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? स्नेल से लगेंगे 1 इंटू साइन 90 इक्वल टू 4/3 इंटू साइन आर। साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। अब यहाँ से हम साइन आर आ गया है तो टेन आर भी निकाल लेंगे। तो टेन आर इक्वल टू क्या कर देंगे? ओ डैश ए अपान 2.5। तो अब शैडो वाली पोजीशन ए पता चल जाएगी कि हमें डिस्क की शैडो कहाँ पे दिखाई देगी। तो डिस्क की शैडो हमें दिखाई देगी जस्ट नीचे वाले पॉइंट ओ डैश से ओ डैश ए डिस्टेंस के बराबर। वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। साइन आर पता है, साइन आर के रिस्पेक्ट साइन आर को देख के टेन आर की वैल्यू अपने निकाल लेंगे। चलिए, अब इसमें और कुछ क्वेश्चन अपने करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? cylindrical vessel of diameter is cylindrical vessel of diameter 12 centimeter contains 800 pi centimeter square of water. Pi centimeter cube of water. Full stop. A cylindrical glass piece of diameter 8 centimeter and height 8 centimeter is placed in the vessel. If the bottom of the vessel under the glass piece is seen by the paraxial rays, मतलब just normal के आसपास, locate its image. The refractive index of glass is 1.5 and that for water is 1.33. Okay, चलिए 21। देखिए, अब इसमें मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि पहले वाटर हमें कितना दिया हुआ था? 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे ही हमने सिलिंड्रिकल ग्लास को वाटर के अंदर डिप किया तो वो वॉल्यूम के अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो टोटल वॉल्यूम, बाद का टोटल वॉल्यूम वाटर प्लस ग्लास स्लैब, इसका क्या होगा? B इक्वल टू 800 पाई, ये तो पहले से ही गिवन है, और सिलिंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है इसमें? 4 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ही रहने दो, इंटू 8। अब ये वॉल्यूम टोटल हो गया, वाटर प्लस सिलिंड्रिकल ग्लास स्लैब। अब इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नई हाइट इसमें सेट होगी। पहले की हाइट हमें जो थी वो ठीक है, हम निकाल सकते हैं, पहले की हाइट क्या है वो निकाल सकते हैं। बाद में ये नई हाइट हो जाएगी, इसको कैसे लिखेंगे? पाई, और रेडियस कितना दिया हुआ है?
सिलेंड्रिकल वेसल का 6 पाई आर स्क्वायर, और इसमें हम हाइट मान लेते हैं एच डैश इक्वल टू 800 पाई प्लस पाई 4 स्क्वायर इंटू 8। अब यहाँ से एच डैश आ जाएगा, और पहले की हाइट हमें वाटर की कितनी दे रखी है वो भी देख लेते हैं। पहले का वॉल्यूम हमें वाटर का दे रखा है 800 पाई, तो पाई आर स्क्वायर एच, आर की जगह में डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ, और एच तो अपने को निकालना ही है। ये दिया हुआ है वॉल्यूम 800 पाई, पाई से पाई कट गया तो एच इक्वल टू हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 36 सेंटीमीटर। तो अब जो इसके ग्लास स्लैब के ऊपर, अब जो ग्लास स्लैब के ऊपर हम बात करेंगे, ग्लास स्लैब के ऊपर जो हाइट है वो क्या होगी? ग्लास स्लैब के ऊपर जो हाइट है उसको चलो हम लिख देते हैं एच डबल डैश। तो ये वाटर कॉलम बन जाएगा इतना, ये इसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ। ये एक वाटर कॉलम बन जाएगा, ये भी एक स्लैब की तरह काम करने लगेगा। तो एच डबल डैश क्या हो जाएगा? फाइनल हाइट जो बढ़ी हुई है माइनस ओरिजिनल हाइट, ये एच डबल डैश आ गया। अब अपने ने इसको पैराक्सियल रेज से देखा। पैराक्सियल रेज का मतलब है इसको हमने नॉर्मल के अलोंग देखा, जस्ट नॉर्मल के आसपास रेज के थ्रू। तो अब अपने क्या कर सकते हैं, इसमें लोग बॉटम की इमेज बतानी है, मतलब ये बॉटम वाला जो पार्ट है वो फाइनली यहाँ से देखने पर कितनी हाइट पे दिखाई देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बॉटम की हाइट मतलब इमेज, तो एक तो हम लोग इससे देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, और एक इससे देखेंगे। तो इससे हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, शिफ्ट निकाल लेते हैं हम लोग तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। शिफ्ट हम निकाल लेते हैं। टोटल शिफ्ट क्या हो जाएगा? टोटल शिफ्ट इन द बॉटम पोजीशन, ग्लास स्लैब से शिफ्ट प्लस ये वाटर कॉलम इसके ऊपर आएगा उससे शिफ्ट। तो ये ग्लास स्लैब से शिफ्ट क्या आएगा? आपकी इसकी हाइट दे रखी है 8, 1 माइनस 1/1.5 प्लस वाटर कॉलम की हाइट हम लोगों ने कितनी निकाली है? एच डबल डैश 1 माइनस 1.33। अब अगर हमें पोजीशन लोकेट करनी है टॉप से, जब शिफ्ट पता चल गया है तो हम आसानी से पोजीशन को लोकेट कर देते हैं। पोजीशन फ्रॉम टॉप ये हो जाएगी, टोटल हाइट हमारी बाद में हो गई एच डैश माइनस शिफ्ट कर देंगे तो ये अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी भी ग्लास स्लैब से जो शिफ्ट होता है T1 माइनस 1/μ। तो ये एक ग्लास स्लैब के ऊपर वाटर कॉलम इतना रखा हुआ है, तो इसको भी हम एक नए स्लैब की तरह मान लेते हैं, नए मटेरियल की स्लैब की तरह। तो टोटल जो शिफ्टिंग होगी इसमें शिफ्ट प्लस इसमें शिफ्ट, दोनों का हम सम कर देंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। ये ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छे से समझा था अभी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में एक बार रीड करता हूँ। कंसीडर द सिचुएशन इन फिगर 18E7
द बॉटम ऑफ द पॉट इज ए रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर, कॉमा, S is a small fish and T is a human eye. Refractive index of water is mu. Part A. At what distances from itself? At what distances from itself will the fish see the images of the eye? Part B. At what distances from itself will the eye see the images? मतलब ये है, एक बार आई ऑब्जेक्ट है, फिश ऑब्जर्वर है, दूसरी बार आई ऑब्जर्वर है और फिश ऑब्जेक्ट है। देखिए हम इसमें ये फिश है, बहुत अच्छे से नहीं बना पाया मैं, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे कि मैं फिश की बात कर रहा हूँ। देखिए ये h/2 यहाँ से, तो यहाँ से भी h/2 हो जाएगा, और यहाँ से नॉर्मल के अलोंग ये IT है, और ये फिश S है, और ये प्लेन मिरर है। चलिए अब अपने पार्ट ए पे आते हैं। पार्ट ए में क्या दिया हुआ है, एट what distances from the itself will the fish see the images of eye? मतलब आई ऑब्जेक्ट है और फिश ऑब्जर्वर है। ओके, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आई से जो भी रेज आएंगी, देखिए एक नॉर्मल लेंगे, वो तो अनडेविएटेड जाएगी, और एक अपने स्मॉल एंगल पे लेते हैं, तो स्मॉल एंगल पे तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होने के बाद जाएगी, और ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इस हमें पीछे ले जाएंगे तो कहीं इस तरफ T' पोजीशन पे इमेज बनेगी, और ये अपने को मालूम है कि ये पोजीशन क्या होती है, म्यू इंटू एच, और ऑलरेडी ये h हाइट हमें दे रखी है इसकी। तो ये हमने पढ़ा है, जब एयर में ऑब्जेक्ट हो और अपने डेंसर मीडियम से देखते हैं तो अवे फ्रॉम सरफेस शिफ्ट होता है इमेज, और इमेज की पोजीशन होती है म्यू इंटू एच। चलो अब यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ये जो रे है प्लेन मिरर पे भी पड़ेगी, प्लेन मिरर पे जब रे पड़ेगी तो जाहिर सी बात है ये इमेज प्लेन मिरर के लिए भी ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये इमेज प्लेन मिरर के लिए भी ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो प्लेन मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे फिर से इमेज बनेगी जितनी डिस्टेंस पे ये पहले प्रेजेंट है। ये डिस्टेंस हमें म्यू इंटू एस दिया है, और ये प्लेन मिरर से टोटल कितना हो जाएगा वो देखिए, प्लेन मिरर से हो जाएगा म्यू इंटू एच प्लस एच। तो इतनी ही डिस्टेंस पे प्लेन मिरर से नीचे इमेज ये T" बनेगी, ये डिस्टेंस होगी अगेन म्यू इंटू एच प्लस एच। तो हमारे पास दो इमेजेस आई हैं आई की, एक T' और एक आई है T". तो दोनों की पोजीशन हम बात करते हैं। T' की पोजीशन फिश के लिए क्या होगी, म्यू इंटू एच प्लस h/2, क्या हो गई, म्यू इंटू एच प्लस h/2। अब बात करेंगे हम T" के लिए, T" वाली बात करिए, तो T" की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है प्लेन मिरर से, म्यू इंटू एच प्लस एच, ये T" की डिस्टेंस है। तो
फिर से कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एच एच बाई टू। तो फिर क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एच प्लस 3h/2। ये आपकी इमेज आ जाएगी टी डबल डैश जो प्लेन मिरर में बनेगी। तो इसके बाद फर्दर इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, जब तक रे एक दूसरे सरफेस पे पड़ती रहती हैं तब तक रिफ्रैक्शन होता है। तो एक बार यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद इस पे प्लेन मिरर पड़ गई, तो फिर फाइनली जो है यहाँ पे इमेज बन गई। तो दो इमेजेस आई की अपने को फिश के लिए मिलेंगी, एक रिफ्रैक्शन से और एक रिफ्लेक्शन से। जब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम टी डैश करेगा, ये ध्यान रखना है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम टी डैश करेगा। तो टी डैश की यहाँ से हाइट हमने देख ली थी कितनी थी, और उतनी ही नीचे प्लेन मिरर से इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगी। चलो, तो अब आते हैं इसके बी वाले पार्ट में। बी वाला पार्ट भी अच्छा है। बी वाले पार्ट में अब इसमें उल्टा है, और ये देख सकते हैं, इसमें ये भी लिख सकते हैं, ये अबव है फिश के लिए इमेज और ये बिलो है, ये अबव है और ये बिलो है। अब हम आते हैं बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, फिश ऑब्जेक्ट है और टी ऑब्जर्वर है। चलिए फिर से डायग्राम बना लेते हैं। फिर से फिश बनाने की कोशिश करते हैं। ये एस फिश हो गई और ये यहाँ पे ये टी हो गया आई ऑब्जर्वर, और ये हाइट्स तो अपने को मेंशन है, ये h/2, नीचे भी h/2 है, और ऊपर ये t मतलब i की पोजीशन h है, i की पोजीशन h। अब क्या है, हम बात करते हैं एस की। एस की एक तो इमेज बनेगी ऊपर। अब इसको हम एस डैश बना देते हैं, और ये कितनी, ये हमने पढ़ा है जब एयर से देखते हैं और डेंजर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी पोजीशन क्या होती है, h/μ, यानी कि क्या हो जाएगा ये h/2μ, क्योंकि इसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन वाटर में कितनी है, h/2। अब क्या होगा, एक इमेज तो हमें रिफ्रैक्शन से मिल गई। अब रिफ्रैक्शन वाली इमेज, उसका मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं तो और अच्छे से क्लियर होगा। ऐसे ये मिल गई। नॉर्मल व्यू में ही हमें देखना है, इधर उधर ज़्यादा हटेंगे तो फिर ये वैलिड ही नहीं होता है रिजल्ट। अब एक एस की इमेज खुद की इधर प्लेन मिरर से भी बनेगी। प्लेन मिरर से जब इमेज बनेगी, यो एस डैश हम इसको एस डबल डैश मानते हैं, और प्लेन मिरर से उतनी ही डिस्टेंस बनेगी जितनी डिस्टेंस पे ऑफिस मौजूद है, प्रेजेंट है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फिश की इमेज यहाँ से h/2 डिस्टेंस पे बन गए। अब बात ये होगी कि जो रिफ्लेक्शन से इमेज बनी है ऐसे, और एक रे हम थोड़ा सा एंगल पे ले लेते हैं तो समझने में आसानी रहेगी। यहाँ ये ऐसे यहाँ पे इमेज बनी। अब इस इमेज से फिर लाइट रे वापस इस प्लेन सरफेस पे गिरेगी, रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री पे गिरेगी। तो इसका मतलब क्या है, अगेन एस डबल डैश फर्दर रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ तक वाटर भरा हुआ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वर्चुअल इमेज है। लेकिन अपने कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा वही मीडियम मानते हैं जहाँ से रे इंसिडेंट होती है। तो इस वाली इमेज से रिफ्लेक्शन के बाद जो रे इंसिडेंट होगी रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री पे, तो वो मीडियम है म्यू,
तो मतलब नीचे तक एस डैश को जब भी कंसीडर करेंगे तो नीचे तक हम पूरा का पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मानेंगे। ये कंफ्यूजन लोग पाल लेते हैं। मीन्स हमें पूरा मीडियम वही मानना होता है जिस मीडियम से रे इंसिडेंट होती है, मतलब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम हमें मानना है। ओके, तो अब यहां सरफेस से इसकी टोटल डेप्थ कितनी होगी, h/2 h/2 प्लस h/2। तो फाइनली इसकी पोजीशन अगेन हम देखेंगे सरफेस से तो क्या हो जाएगी, ये हम ए लिख देते हैं और मान लेते हैं थोड़ा ऊपर कहीं बनती है इमेज, वो ऐसे हमने लिख ली एस ट्रिपल डैश और ये एस डबल डैश, ये एस डबल डैश लिख दो। तो हमारे लिए ए एस डैश ये आ जाएगा h/2 म्यू प्लस h, क्योंकि हमें कहाँ से बताना है, आई से। और अब हम बात करेंगे एस ट्रिपल डैश की, तो एस ट्रिपल डैश मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका सॉरी ये हो गया, और ए एस ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा, h/2 प्लस h/2 प्लस h/2 मतलब 3h/2 अपान म्यू। अब यही लोकेशंस हमें आई से बतानी है, तो दोनों में प्लस एच कर देंगे, इधर भी प्लस एच और इधर से प्लस एच। हमने जो लोकेशंस बताई हैं एच डैश की है या एच ट्रिपल डैश की है, वो कहाँ से बताई हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। आंसर हमें कहाँ से पूछे हैं, आई से, तो इसमें भी प्लस एच कर देंगे, इसमें भी प्लस एच कर देंगे, हमें एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत अच्छी बात सीखने को मिली कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम ऑप्टिक्स के हमें वही लिया जाता है जहां से रे इंसिडेंट होती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आएंगे। अब बात करते हैं 24 वाले क्वेश्चन की। 24 वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। ए cylindrical vessel, whose diameter and height both are equal to 30 centimeter is placed on a horizontal surface and a small particle P is placed in it at a distance 5 centimeter from the center. Okay, and I is placed at position such that the edge of the bottom is just visible. Diagram 18E8. The particle P is in the plane of the drawing. Full stop. Up to what minimum height should the water be poured in the vessel to make the particle P visible? Okay. देखिए हमें पहले की कंडीशन ये दे रखी है, और इसमें सिलेंड्रिकल वेसल, इसमें डायामीटर 30 है, ठीक है, ये डायामीटर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एक पॉइंट P है वो सेंटर से, सेंटर को मैं C लिखता हूँ, ये P है वो यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे है। इसका मतलब ये किनारे से एज से 10 सेंटीमीटर पे होगा, क्योंकि डायमीटर 30 है तो रेडियस 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसमें हाइट भी अपने को 30 सेंटीमीटर गिवन है।
अब हाइट भी 30 सेंटीमीटर गिवन है, डायमीटर भी 30, तो ये भी 45, ये भी 45 होगा। इसका मतलब ये एंगल जो है ये 45 होना चाहिए। तो जब कॉर्नर से रे निकलेगी तो 45 पे अगर आएगी, 45 डिग्री पे आएगी, तब तो एंटर करेगी आई में। अगर एंगल इसका बढ़ गया या कम हो गया तो कंडीशन अपनी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो 45 डिग्री हमारे लिए एक क्रिटिकल कंडीशन हो गई है। ठीक है, चलिए अब दूसरे डायग्राम में हम इसमें बात करते हैं कि कितनी हाइट तक हम इसमें वाटर भरें जिससे कि पॉइंट पी, जो कॉर्नर हमें एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है, वो कॉर्नर की बजाय हमें पॉइंट पी दिखाई देने लगे। चलो तो हम बात करते हैं, मान लेते हैं हमने डी डिस्टेंस तक वाटर को भर दिया, मान लेते हैं डी डिस्टेंस तक वाटर को भर दिया है। तो ये जो कंडीशन है उसको हमने नहीं बदला है, मतलब ये एंगल तो 45 ही होना चाहिए तो ही आई के अंदर रह जाएगी। ये 45 है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि ये भी 45 होगा और ये भी 45 और नॉर्मल के साथ एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 ही होगा। हमने डी हाइट मान ली, ये हमारा सेंटर सी है और ये पॉइंट पी है। अब पॉइंट पी को देखना है तो इसका मतलब पॉइंट पी से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे ऐसी जानी चाहिए तो ही ये पॉसिबल है। तो इसके लिए कॉर्नर तक अगर हम लाइट रे ड्रॉ करें तो वो तो तय है कि एंगल 45 ही होगा, क्योंकि पहले से ही हमने ये देखा हुआ था कि 45 एंगल होगा। तो फिर ये कॉर्नर विजिबल है। अब हमें पॉइंट पी को विजिबल रीजन में लाना है, तो उसके लिए वाटर भर दिया जिससे रिफ्रैक्शन के बाद रे 45 डिग्री पे ही जाए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हुआ। मान लेते हैं ये जहाँ से नॉर्मल पास हो रहा है बॉटम में, डी वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस एक्स है और ये मालूम होना चाहिए अपने को ये 5 है और ये भी मालूम होना चाहिए ये अपन 10 है। तो इसमें जो अपने को डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं वो ध्यान में देने हैं, वो ध्यान में इस तरह से देने हैं कि ये पूरा एंगल जिसको मैंने ब्लैक किया हुआ है ये 45 डिग्री होगा, तो गारंटी से ये रे आपकी बैक साइड तक ऐसे कॉर्नर पे जाएगी। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा किसके लिए, जो रे पी से जा रही है, और पी से आने के बाद रे रिफ्रैक्शन करने के बाद 45 डिग्री वर्टिकल एंगल बनाएगी जिससे कि आई तक पहुंच जाए। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बार हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे आई वाला और एक बार ये 45 वाला ट्रायंगल लेंगे। अगर हमें पॉइंट मेंशन करने हैं तो कर देते हैं, ये ए कर देते हैं और ये बी कर देते हैं। तो हमने एक बार अब लिया ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी लिया हमने, तो इसमें एंगल 10 45 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 10 + 5 + x अपान डी। 10 45 1 होता है, मतलब डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 15 + x। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेंगे ए पी डी, ट्रायंगल ए पी डी, 10i इक्वल्स टू क्या होगा, पी डी डिवाइडेड बाई डी। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। पी डी को
इसको सेकंड अभी मत लिखो, हम क्या करते हैं पी डी को थोड़ा सा जैसा हमने x के टर्म में माना है उसको लिख देते हैं, तो ये हम सेकंड लिखते हैं। अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल मतलब x और d, और उनको सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन सफिशिएंट है। बट साथ में एक तीसरा वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो गया, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब तक मालूम नहीं है तब तक हम ना तो x निकाल पाएंगे, ना d, और ना आगे की जो चीजें पूछी गई इसमें वो। तो हम पहले I निकालने के लिए एक ही रास्ता है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करें। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे हम पॉइंट ए पे, तो फिर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वाटर का नहीं दिया है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ले लेंगे 4/3। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेंगे 4/3। 4/3 साइन आई इक्वल टू, बाहर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, साइन 45। मतलब साइन आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1/√2 और इधर 3/4, मतलब ये आ जाएगा 3/4√2। ये साइन आई की वैल्यू आ गई। इसको चलो हम थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं। अब क्या है, साइन आई पता चल गया है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो tan आई की भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से उठा के पुट कर लेंगे, यहाँ से उठा के हम tan आई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 3 में, tan आई यहाँ से निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। इसके बाद x और d का एक आपको रिलेशन मिल जाएगा। ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 और रिलेशन x और d का दिया हुआ है, दोनों को हम अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। हमें पूछा गया है किस हाइट तक वाटर को फिल करना है, तो हाइट मतलब हमने क्या माना है d, तो d हाइट को हमें फाइंड करना है। चलिए अब इसमें कुछ एक अच्छे क्वेश्चन जो हैं हमारे रिफ्लेक्शन वाले भी छूट गए थे, तो 2-3 क्वेश्चन उसमें और हम ऐड कर लेते हैं जिससे सारी कंसेप्चुअल क्लियरिटी हमारी ठीक हो जाए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 74, जिसमें स्पीड का रिलेशन की बात की गई ऑब्जेक्ट और इमेज में। हम लोगों ने स्पीड के लिए इमेज और ऑब्जेक्ट का रिलेशन पढ़ा था स्पीड के लिए, बट उसको अप्लाई करके नहीं देखा था क्वेश्चंस में, तो वो हम काम यहाँ पे करके देख लेते हैं। चलिए 74 वाला, ए पार्टिकल इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड कैपिटल V फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस टुवर्ड्स ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस कैपिटल R along its principal axis, full stop. Find the speed of image formed by the mirror as a function of distance x of the particle from the mirror. Okay, हमें पार्टिकल डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से दी हुई है x, तो x के फॉर्म में इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। ओके देखिए, ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया, इस कॉनकेव मिरर पे कोई स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट आ रहा है, पार्टिकल है बेसिकली, कैपिटल B स्पीड से, और एक सर्टेन मोमेंट पे इसकी डिस्टेंस हमें दी हुई है x। अब हमें ये बताना है कि इसकी इमेज की स्पीड क्या होगी। तो ऑलरेडी हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, इस स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल इक्वल टू -b/u का होल स्क्वायर इंटू BO। हम लोगों ने ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है मिरर के केस में, -b/u इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है f/f-u। सॉल्व करके देख लेना, नहीं तो याद कर सकते हैं। तो हम b/u की वैल्यू देखेंगे तो क्या आ जाएगी, f/u - f।
तो b अपान यू की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। और जब f भी मालूम है, u भी मालूम है, तो सभी हम विद प्रॉपर साइन रखेंगे। इसमें पहले भी अपने क्लियर कर चुके हैं, जितनी चीज़ें मालूम होती हैं, जिनकी लोकेशन क्लियर है हमें, उनको हम बराबर साइन के साथ रखेंगे। जिनकी लोकेशंस क्लियर नहीं है उनके लिए हम साइन प्लेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे f इक्वल टू क्या रखेंगे, -r/2, क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होता है फोकल लेंथ। और u की जगह पे क्या रखेंगे, -x। और BO हमें दिया हुआ है, मतलब स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल, BO इक्वल टू कैपिटल B। तो अपने स्पीड ऑफ इमेज क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे f अपान u माइनस एफ इंटू कैपिटल B। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, -r/2 अपान -x, और फिर ये प्लस हो जाएगा। तो स्क्वायर था यहाँ पे, तो स्क्वायर तो चलता रहेगा। तो ये फिर आपका क्या आ जाएगा, r² b अपान r-2x, इस तरीके से, और साथ में माइनस। और इसको एडजस्ट करना चाहें तो bi इक्वल्स टू r² b अपान क्या आ जाएगा, 2x माइनस r। और ये आ गई स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर। ये आ गए स्पीड ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर। यहाँ पे कैपिटल B का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर। ओके, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी हमने ये कंसेप्ट पढ़ा ही हुआ है, तो वही चीज़ें हमने पीछे की यूज़ करके इसको उठा के रख दी। एक दो क्वेश्चन और इसमें लगाते हैं तो अपने को लॉजिक एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसी में सीक्वेंस में अपना एक 76 वाला क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 76 वाला क्वेश्चन मैं रीड करके बताता हूँ क्या है। ए गन ऑफ मास कैपिटल M फायर्स ए बुलेट ऑफ मास स्मॉल m। ए गन ऑफ मास कैपिटल M फायर्स ए बुलेट ऑफ मास with a horizontal speed b. The gun is fitted with a concave mirror of focal length f facing towards the receding bullet. Okay. Find the speed of separation of the bullet and the image just after the gun was fired. Okay. चलिए ये हमने स्टैंड बनाने की कोशिश की है इसके ऊपर, और इसमें हमें जो मास दिया हुआ है कैपिटल M पूरे सिस्टम का, और इसमें ये आगे की ओर पार्ट गन वाला है। तो गन वाले पार्ट से एक स्मॉल m मास की बुलेट निकाल दी जाती है, और इसकी स्पीड है कैपिटल B, स्पीड है कैपिटल B। हमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें जो कैपिटल M मास दिया है वो मिरर प्लस स्टैंड का दिया हुआ है। गन का सेपरेट स्मॉल m दिया, बुलेट का सेपरेटली स्मॉल m दिया है, और गन से बुलेट, ये गन छोटी सी मैंने बनाई है, गन से बुलेट कैपिटल B स्पीड से निकलती है, और बुलेट की स्पीड हमें जो दे रखी है वो इस बुलेट की स्पीड कैपिटल B, और बुलेट का मास दिया हुआ है स्मॉल m। अब जैसे ही बुलेट निकलती है तो ये पीछे जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जितना मोमेंटम बुलेट का होगा उतना ही मिरर सिस्टम का होना चाहिए।
मतलब m इंटू कैपिटल B इक्वल टू m इंटू स्मॉल b कर देता हूँ मैं। तो स्मॉल b की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल m कैपिटल B, ये अपने मिरर सिस्टम की स्पीड आ गई, मिरर सिस्टम, ये स्पीड आ गई मिरर सिस्टम की। तो नेक्स्ट डायग्राम भी बनाना ही पड़ जाएगा, चलो उसको बाद में देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास जो इमेज का और ऑब्जेक्ट की स्पीड का फॉर्मूला होता है वो सामने लिखा है मैंने, BI इक्वल टू माइनस बी अपान यू का होल स्क्वायर BO। अब जस्ट गन को भी बहुत छोटा मानते हैं और बुलेट को भी पार्टिकल जैसा मानते हैं। तो हमने पढ़ा था जब कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट, पार्टिकल साइज का ऑब्जेक्ट पोल पे रखा होता है, पोल पे रखा होता है तो उसकी इमेज भी जस्ट बिहाइंड द पोल बनती है। कारण भी बताया था, क्योंकि अपने कर्व्ड मिरर को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं तो हर छोटा पार्ट अपने आप एक प्लेन मिरर की तरह काम करता है। तो B इक्वल टू, और B इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा U, और BI यहाँ पे हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया था वो विद रिस्पेक्ट टू पोल था, यानी पोल स्टेशनरी था। तो यहाँ पे मिरर मूविंग हो जाएगा, तो BI की जगह पे क्या लिखेंगे, BI विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और BO का मतलब भी क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए। तो BI विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस विद B ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। माइनस का मतलब ये है कि भाई ये अपोजिट एक दूसरे के जा रहे होंगे, ये ऐसी कंडीशन आ गई। ये स्टैंड के साथ B डायरेक्शन से जा रहा है बैक साइड में, और बुलेट स्मॉल m मास कैपिटल B स्पीड की ऐसे जा रहे हैं। अब अपने को ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो फाइनली बताना ये है स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस स्पीड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसमें क्या है, जब हमें इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट के रिलेटिव चाहिए तो बीच में एक कॉमन फ्रेम आना चाहिए, वो कॉमन फ्रेम क्या आ गया, मिरर। तो फिर मिरर के मोशन को देखने की जरूरत ही नहीं रहती। BI M BOM दोनों अपोजिट हैं, तो डायरेक्टली हम ऐसे कर देते हैं, BOM मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ऑब्जेक्ट मतलब बुलेट और मिरर मतलब B स्पीड से जा रहा है। तो हम कैपिटल B प्लस स्मॉल b, और आगे 2 कैपिटल B प्लस स्मॉल b की वैल्यू क्या है, m कैपिटल B अपान m। तो यही आंसर हमें मिल जाएगा स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब सेपरेशन रेट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। यहाँ पे एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले लगाना था, फिर हमें ये दिमाग में रखना था ये ऑलरेडी हम लोगों ने काम तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर ही किया हुआ है, यहाँ पे मिरर मूविंग है तो इसलिए हमें उसकी स्पीड को लेना पड़ेगा। और जब बुलेट जस्ट छूटेगी तो पोल पे ही होगी, और बुलेट मतलब पॉइंट मास, पॉइंट पार्टिकल, तो पोल पे ही जस्ट बिहाइंड उसकी इमेज बनेगी, तो B इक्वल टू यू। ये सब चीजें यहाँ समझ लें। अब हमें जब फाइनली इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट देखनी है तो उसके लिए एक कॉमन फ्रेम ले लेते हैं। कॉमन फ्रेम हमारे लिए दोनों क्या हो गया, इमेज और ऑब्जेक्ट के लिए मिरर। स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब दोनों ही सेम है, दोनों अपोजिट हैं, तो रिलेटिव करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अब अपने हम लोगों ने ये देखा ही है
स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे माइनस इस BOM है, इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसलिए हमने इसको एडजस्ट करके ऐसे लिख दिया। चलिए यहाँ पे मैंने लास्ट में केवल मैग्नीट्यूड की बात की है, प्लस माइनस रख के करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इतना अपने ऐसे काम चला लेते हैं जब भी रिलेटिव करते हैं स्पीड में, वेलोसिटी में, अपोजिट डायरेक्शन होता है तो उसको डायरेक्टली सम कर देना है। ठीक है, तो चाहें तो फिर इसको ऐसे लिख लो तो तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन इसमें हम और कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 एक और एप्लीकेशन बेस्ड अच्छा क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। तो अपना रिफ्लेक्शन का प्लस रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, सारी बातें इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। 79 क्वेश्चन, कंसिडर द सिचुएशन एज शोन इन फिगर 18E16, the elevator is going up with an acceleration of 2 meter per second square and the focal length of the mirror is 12 centimeter. Full stop. All the surfaces are smooth and the pulley is light. The mass pulley system is released from rest with respect to elevator at t equal to 0. When the distance of B from the mirror is 42 centimeter. Find the distance between the image of block B and the mirror at t equal to 0.2 second. Okay. देखिए ये हमें एलिवेटर दिया हुआ है और एलिवेटर की स्पीड हमें दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके अंदर, एलिवेटर के अंदर एक पुलिस सिस्टम बनाया गया है ऐसे। ये m मास का ब्लॉक है, दूसरा भी इसमें m मास का ब्लॉक है। ये A नाम दिया है और इसको B नाम दिया हुआ है। अब इसको यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगाया गया है, कर्व्ड मिरर लगाया गया है जो कि कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें कॉन्वेक्स मिरर लगाया हुआ है। चलो, और एक ऑब्जर्वर इसी के अंदर खड़ा है, एलिवेटर के अंदर खड़ा है, वो ये सारी की सारी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। अब हमें ये बताना है what will be the distance between image of the block B and mirror, मतलब मिरर से इमेज की डिस्टेंस बतानी है at 0.2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्टिंग द मोशन। इसमें अपने को विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर बात करनी है, तो इसका एक तो हम डायग्राम बना ही चुके हैं, बट इसमें हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है अपवर्ड। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, mg + a, और इसके ऊपर जो भी डाउनवर्ड स्यूडो फोर्स होगा वो अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, कोई अपोजिंग फोर्स प्रेजेंट है नहीं। तो अपने जब एक्सेलरेशन निकालेंगे कैपिटल A, तो कैसे निकालेंगे, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। इसमें मास आपका m + m 2m हो जाएगा और अपोजिंग फोर्स कुछ है नहीं, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या हो गया, g + a अपॉन टोटल मास, मतलब यानी g + a डिवाइडेड बाई 2। तो g की वैल्यू 10 और ये 2 दे रखी है, तो 12/2 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमें
दिया हुआ है। ठीक है, ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये अब हमको 0.2 सेकेंड में ये बताना है ब्लॉक बी कितना नीचे आएगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा देते हैं। ये मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, ये समझ लेना। तो ये कितना नीचे आएगा, हम लगाते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, यू 0 है प्लस 1/2, कैपिटल ए आपका 6 है, ये 0.2 इंटू 0.2, ये 3 हो गया तो आ जाएगा 0.12 मीटर, या इसको लिख देंगे अपने 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर नीचे आ गया। इनिशियली मिरर और ब्लॉक बी के बीच का गैप दिया था 42, तो अब कितना रह जाएगा, मतलब u इक्वल टू क्या माना जाएगा, माइनस का 42 माइनस 12, मतलब ये आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। और ये मिरर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ प्लस ही लेना है, जो कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अपने को b की वैल्यू निकालनी है, तो मिरर इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है, वो लगा देंगे 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/b माइनस 1/u मतलब माइनस 1/30 इक्वल टू 1/12। तो b इक्वल टू आ जाएगा 1/30 प्लस 1/12 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं 30 इंटू, इसको डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं तो ये 60 आ जाएगा, 2 प्लस और ये आ जाएगा 5, तो b इक्वल टू आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये है ब्लॉक बी की जो इमेज बनेगी इस तरीके से, जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं जाके बिहाइंड द मिरर बनेगी और यहाँ से 60/7 सेंटीमीटर पे बनेगी, वो हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो एक बार मैं थोड़ा सा फिर से रिकैप कर दूं, अच्छा क्वेश्चन है ये ऊपर की ओर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये हमें पुलिस सिस्टम दिया हुआ है, एक स्मूथ है सारा का सारा। ब्लॉक बी के जस्ट नीचे हमने एक कॉन्वेक्स मिरर को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है और इसके अंदर जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है, वो ये देख रहा है कि ब्लॉक बी नीचे आ रहा है, और ब्लॉक बी 0.2 सेकेंड में नीचे जब आ जाता है तो इतना नीचे आने के बाद, इतना नीचे आने के बाद उसकी मिरर के अंदर इमेज कहाँ पे बनेगी ये बताना है। तो हम लोग जो है यहाँ पर स्यूडो फोर्स लगाएंगे नीचे की ओर, mg ऑलरेडी नीचे की ओर होगा, तो टोटल पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा mg प्लस a। अपोजिंग फोर्स तो जीरो ही है, कुछ नहीं है, तो जो एक्सलेशन आएगा कैपिटल ए वो क्या आएगा नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास 2m, तो ये 6 आ जाएगा इस तरह सॉल्व करने पे। और कांस्टेंट है, ग्रेविटी नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, ये कांस्टेंट मोशन है एक तरह से। अब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, एक की जगह रख देंगे, टी की जगह 0.2, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। पहले गैप 40 सेंटीमीटर था ब्लॉक बी और मिरर का, तो अब कितना रह गया है 30। एफ पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। फिर मिरर इक्वेशन हम लगा देंगे, यू को नेगेटिव सॉल्व करके आ जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोगों ने अब तक ये लेक्चर नंबर 4 में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने इसमें अगेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, मतलब कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, वो कवर किए, और रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस के अच्छे क्वेश्चंस कवर किए, जिसमें आपका रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन भी पॉइंट था, वो भी कवर किए। तो जितना रिक्वायर्ड है अपना अब ये जेई के लिए अप टू द मार्क ये चीज़ें हो गए हैं। अगेन फिर एक बार मैं रिपीट करूंगा कि जो लोग सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं, हम लोग जब मिलेंगे तो उनका डिस्कशन कर लेंगे, और जो लोग
नहीं लगा सकते हैं वो उतने ही क्वेश्चन लगाएं जितने मैंने क्लास में करवाए हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप फिर से मिला लीजिएगा, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन अल्टीमेटली आप लोगों को एग्जाम में करना ही पड़ेगा। तो जब भी लेक्चर देखें उसके तुरंत बाद बैठ के आप किसी भी हाल में सारे क्वेश्चंस अपने से लगा के देखिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।